एक समय की बात है, एक परिवार में सुमित्रा अपने दो बेटे समीर और अक्षय के साथ रहा करती थी। सुमित्रा के दोनों बेटे शादी के लायक हो चुके थे, इसीलिए वो उनके लिए अच्छी लड़कियों की तलाश कर रही थी। बेटा, तुम दोनों को अगर कोई लड़की पसंद है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारी शादी उससे करवा दूंगी। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जहाँ कहीं भी हमारी शादी कराएंगी, हम दोनों वहाँ पर शादी कर लेंगे। ऐसा बोलकर अक्षय और समीर दोनों काम पर चले जाते हैं। ऐसे ही समय बीत रहा होता है। एक दिन सुबह सुबह सुमित्रा घर के सारे काम खत्म करने के बाद अपने दोनों बेटों को ऑफिस भेज देती है। तभी शाम को जब गेट पर किसी की दस्तक होती है, सुमित्रा गेट खोलने जाती है तो वो देखती है उनके दोनों बेटे घूंघट में दो लड़कियां लेकर खड़े हैं। ये देखकर सुमित्रा आश्चर्यचकित रह जाती है और अपने बेटों से बोलती है, तुम दोनों तो सुबह सुबह ऑफिस गए थे, तो ये लड़कियां तुम्हारे साथ कौन है? माँ, आप हमें माफ करना, ये हम दोनों की पत्नियां हैं। माँ, सब कुछ जल्दी जल्दी हुआ कि हमें आपको बताने का मौका नहीं मिला। हाँ माँ, भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें बताने का मौका ही नहीं मिल पाया। अच्छा, तो तुमने अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा? ऐसा क्या हुआ कि तुमने शादी कर ली और अपनी माँ को नहीं पूछा? माँ, अर्पिता मुझसे प्यार करती थी। जब इसने अपने पिता को मेरे बारे में बताया तो उन्होंने इस रिश्ते से मना कर दिया और इसकी शादी जबरदस्ती किसी लड़की से करवा रहे थे, इसीलिए मुझे मजबूरन अर्पिता का हाथ थामना पड़ा। माँ, अर्पिता भाभी की दोस्त सीता ने जब उनका साथ दिया, तब सीता के माता पिता को पता चला कि अर्पिता की शादी करने के पीछे सीता का हाथ है और सीता ने अर्पिता का साथ दिया तो सीता के घर वालों ने इसे भगा दिया, जिसके बाद ये बेचारी कहाँ जाती, इसीलिए लगे हाथ मैंने भी शादी कर ली। अच्छा, कोई बहती हुई गंगा थी क्या जो तू भी इसमें नहा कर आ गया? भगवान ने दो लड़के दिए, वो भी दोनों नालायक। माँ जी, इनको माफ कर दीजिए, इन्होंने हमारी मदद की है और फिर किसी न किसी दिन तो आप अपने दोनों बेटों की शादी करते ही, तो क्यों ना आज ही सही। बाकी आप हमें माफ कर दीजिए। मैं समझ सकती हूँ आपके कितने सपने होंगे अपने बेटों की शादी के लिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। अपनी बहू के ऐसा बोलने पर सुमित्रा का मन पिघल जाता है और वो आरती उतार कर अपनी दोनों बहुओं को घर में ले जाती है और बोलती है, चलो कोई बात नहीं, जो कुछ हुआ मुझे सब स्वीकार है। मेरे दोनों बेटे जब खुश हैं तो और मुझे क्या चाहिए। अब तुम दोनों अपना ये घूंघट हटा लो, मुझे तुम दोनों के चेहरे देखने हैं। आखिरकार देखो तो सही मेरे दोनों बेटों की पसंद कैसी है। अर्पिता और सीता दोनों एक साथ बोलते हैं, जी माँ जी। दोनों बहुएं अपना घूंघट एक साथ उठाती है। उन दोनों बहुओं को देखकर सुमित्रा की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उनकी दोनों बहुएं गंजी थी। ये देखकर सुमित्रा बोलती है, सबकी बहुओं के चांद से चेहरे होते हैं, लेकिन मेरी बहुओं के तो सर पर ही चांद है। तुम दोनों गंजी क्यों हो? मेरे सर पर फोड़ा हो गया था, इसीलिए वो बिल्कुल ठीक नहीं हो पा रहा था, जिस कारण से मैं गंजी हो गई। अच्छा, तो तू कैसे गंजी हो गई? तेरे सर पर भी कुछ हो गया था क्या? नहीं माँ जी, अर्पिता मेरी दोस्त है। जब सब उसे गंजी गंजी चढ़ाते थे तो उसे बुरा लगता था, इसीलिए मैं भी गंजी हो गई ताकि उसे कोई साथी मिल जाए और उसे बुरा न लगे। और माँ, अब इनको सब मिलकर चिढ़ाते हैं, लेकिन इनको फिर बुरा नहीं लगता। हे भगवान, मुझे तो लगता है इन दोनों ने मेरे बेटों के ऊपर कोई जादू कर दिया है, जिस वजह से ये दोनों सिर्फ इनकी तरफदारी करते रहते हैं। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह पड़ोस की विमला आती है और बोलती है, अरे कहाँ पर है सुमित्रा? मैंने सुना है तेरे दोनों बेटों ने शादी कर ली। कितनी अच्छी बात है ना, बिना खर्चा करे तेरे घर में दोनों बहुएं आ गई। अच्छा, अपनी बहुओं का चेहरा तो दिखा। अरे ऐसे कैसे, खर्चा नहीं हुआ शादी में तो क्या हुआ? अब मैं अपनी दोनों बहुओं की मुंह दिखाई अच्छे से करूंगी। अब देखना तुम चेहरा। अब तो फिर मैं मुंह दिखाई पर ही देखूंगी चेहरा। अच्छा सुन, मुंह दिखाई पर मेरी बहुओं से मेकअप और हेयर स्टाइल करवा लियो। तुझे तो पता ही है उसका पार्लर है और वो बहुत अच्छा मेकअप और हेयर स्टाइल करती है। मेकअप तो फिर भी ठीक है, हेयर स्टाइल बनवाने के लिए हेयर भी तो होनी चाहिए। अब मैं इसे कैसे बताऊं कि मेरी बहू तो गंजी है। सुमित्रा, तू अपने आप में क्या बड़बड़ा रही है, जरा मुझे भी तो बता। नहीं नहीं, कुछ नहीं, मेरी दोनों बहुओं को भी मेकअप आता है, वो एक दूसरे को कर देंगी। विमला वहाँ से चली जाती है, लेकिन सुमित्रा को टेंशन हो रही होती है कि अब दोनों गंजी बहुओं को वो कैसे सबके सामने लेकर आए और कैसे उनकी मुंह दिखाई करे। जिसके बाद वो सोच में लग जाती है और उसकी दोनों बहुएं आराम करने के लिए चली जाती है। अगले दिन उसकी दोनों गंजी बहुएं घर के सभी काम खत्म करने के बाद नाश्ता बनाती है, टेबल पर लगाती है, जिसके बाद सारे लोग नाश्ता करने बैठ जाते हैं। इसी बीच समीर के खाने में बाल आ जाता है और वो बोलता है, अरे यार, ये खाने में बाल कैसे आ गया? सारा मूड खराब हो गया मेरा। और किसके होंगे? जो खाना बनाता है उन्हीं के होंगे। इतना बोलते ही सुमित्रा जब अपनी बहुओं की तरफ देखती है तो उसे याद आता है उसकी बहुओं के तो बाल ही नहीं है और अपनी बेटी की तरफ देखते हुए बोलती है, समीर तू पागल है क्या? तुम्हारी दोनों बीवियों के सर पे तो बाल ही नहीं है,
जरूर तेरे सर में से ही बाल गिरकर खाने में गिर गए होंगे। माँ देखो कितना फायदा है इनके बाल न होने का, खाने में बाल नहीं आएंगे। अगर इनके बाल होते तो खाने में कितने सारे बाल आते। पागल लड़के, बाल होते तो ये कितनी सुंदर होती, ये तुझे समझ नहीं आता। ऊपर से अपनी बीवी की तरफदारी कर रहा है। अगर मोहल्ले वालों को पता चल गया कि ये दोनों गंजी हैं, तो मोहल्ले वाले कितना मजाक उड़ाएंगे, तुझे पता भी है। माँ मोहल्ले वालों का काम है मजाक उड़ाना, हमें उनकी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका तो काम है लोगों की बुराई करना और उनको ताने देना। माँ जी, पहले तो मेरा सभी मजाक उड़ाते थे, गंजू पटेल करके बोला करते थे, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगता था। मुझे तो सब गंजी की दोस्त बोलते थे और बार बार सर पर तबला भी बजाते थे। शर्म नहीं आती है तुम दोनों को? कैसे अपने गंजे होने के किस्से बता रही हो? सुमित्रा शाम को मार्केट से अपनी दोनों बहुओं के लिए लंबे बालों की विग लेकर आती है और उन्हें अपनी बहुओं को देकर कहती है, कल सुबह तुम दोनों की मुंह दिखाई है, अच्छे से तैयार होकर ये विग लगा लेना। और हाँ, अपने सर को ढक कर रखना ताकि किसी को भी शक न होने पाए कि तुम दोनों गंजी हो। ठीक है माँ, जैसा आप कहेंगी हम वैसा ही करेंगे। अगले दिन सभी मेहमान सुबह सुबह मुंह दिखाई के लिए आ जाते हैं। आस पड़ोस की औरतें संग सुमित्रा के कुछ रिश्तेदार आते हैं। कुछ देर के बाद दोनों बहुएं अच्छे से तैयार होकर आती है और सबके बीच आकर बैठ जाती है। उन दोनों के चेहरे देखने के बाद पड़ोस की विमला बोलती है, अरे सचमुच सुमित्रा, तेरी बहू तो चांद जैसी है। ऐसा लग रहा है जैसे खुद चांद जमीन पर उतर कर आया हो। तेरे तो भाग ही खुल गए। ये तो किस्मत की बात है, तेरी बहू भी कुछ कम नहीं है। मेरी दोनों बहुएं से तो सुंदर है। चलो अब मुंह दिखाई तो हो चुकी है, सभी लोग कुछ न कुछ खा लो। दोनों बहुएं सभी को कुछ न कुछ परोसने लगती है। तभी अचानक से एक औरत पंखा चला देती है, जिसके बाद उन दोनों बहुओं के सर से दोनों की विग उड़ जाती है। जिसके बाद सबकी नजर उनकी तरफ जाती है तो सभी लोग हैरान रह जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। तभी मौका देखकर विमला बोलती है, हाय हाय, जिसको मैं चांद बोल रही थी, मुझे क्या पता ये तो असलियत में चांद ही है। क्या सुमित्रा, तूने तो सारा मजा खराब कर दिया। तेरी तो दोनों बहुएं गंजी है। अब तो मेरा सारा मूड खराब हो गया, मैं जा रही हूँ। विमला के साथ बाकी के लोग भी सुमित्रा की खूब बेइज्जती करते हैं। अपनी सासू माँ को उदास देख अर्पिता और सीता को अच्छा नहीं लगता और वो भी मायूस हो जाती है और रोने लगती है। तभी उनको हौसला देते हुए सुमित्रा बोलती है, अरे तुम दोनों रो क्यों रही हो, चुप हो जाओ। अगर तुम्हारे बाल नहीं है तो क्या हुआ, तुम दोनों मन से तो अच्छी हो। बाहरी रंग रूप कौन देखता है, और लोगों का काम है कहना। जब मुझे बुरा नहीं लग रहा है तो तुम्हें क्यों लग रहा है? तुम्हारे बाल दोबारा से आ जाएंगे, रोने से क्या होगा। तभी वहाँ खड़ी एक औरत बोलती है, वैसे सुमित्रा तेरी बहू गंजी क्यों है? मुझे बताना जरूरी नहीं है कि मेरी बहू क्यों गंजी है। वैसे भी वजह जानकर आप लोगों को क्या फर्क पड़ता है, उड़ाना तो आपको मजाक ही है। अपनी सास को अपने लिए लड़ता हुआ देख दोनों बहुओं को अच्छा लगता है और वो उनसे कहती है, माँ हमें माफ कर दीजिए, हमारी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़ा। सही में माँ, बाल होने से ही लड़कियों की सुंदरता होती है, इसीलिए अब से हम दोनों अपने बाल बढ़ाएंगे, जिससे आपको कभी भी अपमानित नहीं होना पड़ेगा। देखो बहुए, तुम्हें जैसा मन करता है वैसा रहो। मेरी वजह से तुम्हें अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों जैसी भी हो मुझे अच्छी लगती हो। इतना बोलकर सुमित्रा अपनी दोनों बहुओं को अपने गले से लगा लेती है। साथ में जितने रिश्तेदार वहाँ पर होते हैं उन सब के सर भी झुक जाते हैं और उन सबको एहसास होता है कि उन्हें किसी की बाहरी सुंदरता को देखकर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। एक समय की बात है, एक गाँव में कौशल्या अपने बेटे राजा के साथ रहा करती थी। कौशल्या बहुत गरीब थी, इसीलिए उसने जैसे तैसे साफ सफाई का काम करके अपने बच्चे को पाला था। राजा की पढ़ाई लिखाई पूरी हो चुकी थी और उसकी शादी की भी उम्र हो गई थी। बेटा, तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है, क्या तुम शादी के लिए तैयार हो? माँ, जैसा आपको ठीक लगे मैं उसमें राजी हूँ। कौशल्या अपने बेटे राजा के लिए एक अच्छी और सुशील लड़की ढूंढ लेती है, जो कि रंग में थोड़ी दबी हुई थी, लेकिन वो स्वभाव और मन में बहुत अच्छी थी। थोड़े समय बाद कौशल्या अपने बेटे राजा की शादी सुप्रिया से करवा देती है। ऐसे ही थोड़े दिन बीत जाते हैं। एक दिन अचानक कौशल्या की तबीयत खराब हो जाती है, जिस कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है। कौशल्या की मृत्यु के बाद से राजा बाहर शहर में काम करने के लिए जाता है। शहर में जाने के बाद राजा के हाव भाव बदल जाते हैं। वो जब भी अपनी पत्नी से मिलने के लिए गाँव आया करता तो वो सुप्रिया से बिल्कुल भी ठीक से बात नहीं करता, पूरा समय फोन पर लगा रहता। ऐसे ही एक दिन, सुप्रिया, ओ सुप्रिया, कहाँ चली गई? मैंने तुम्हें बोला था कि नाश्ता बना दो, मुझे शहर के लिए निकलना है। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? जल्दी से नाश्ता लेकर आओ। बस आ गई, वो थोड़ा लेट हो गया था। आप चिल्लाते क्यों हैं? तुमसे कोई काम समय पर होता है? पता नहीं माँ ने क्या समझकर मेरी शादी तुमसे कर दी। मैं कितना पढ़ा लिखा और तुम गंवार कहीं की। आपको क्या हो गया है? जब से आप शहर गए हैं मुझसे ठीक से बात नहीं करते, ऊपर से हमेशा मुझे गवार गवार बोलते हैं। सुप्रिया की ऐसी बात से राजा बिना नाश्ता किए अपना सूटकेस लेकर शहर चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत रहे होते हैं। राजा की एक नई कंपनी में जॉब लगती है
जिस कंपनी की मालकिन ज्योति बहुत सुंदर होती है, जिसे देखकर राजा उस पर लट्टू हो जाता है और ऊपर से वो अमीर भी होती है। धीरे धीरे करके राजा ज्योति के करीब आ जाता है, जिस कारण से कुछ समय में ज्योति भी राजा से प्यार करने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। राजा को घर के काम करने में बड़ी दिक्कत होती थी, इसीलिए वो सोचता है वो अपनी पत्नी सुप्रिया को शहर में ले आएगा। ऐसे ही एक दिन वो गाँव जाता है। सुप्रिया, मैंने सोचा है कि मैं तुम्हें अपने साथ शहर ले जाऊं। शहर में मुझे अकेले सभी काम करने में दिक्कत होती है, इसलिए क्यों न चलकर तुम मेरे साथ शहर में रहो। यहाँ पर तुम्हारा कोई नहीं है, वहाँ रहोगी तो कम से कम मन लगा रहेगा। क्या आप सही कह रहे हैं? आप मुझे अपने साथ शहर लेकर चलेंगे? हाँ हाँ, चलो जल्दी से अपना सामान पैक कर लो, हमें कल ही शहर के लिए निकलना है। मैं ऑफिस से 2 दिन के अलावा और छुट्टी नहीं ले सकता हूँ। राजा अपनी पत्नी सुप्रिया को शहर लेकर चला जाता है और वहाँ अपने किराए के घर पर उसके साथ रहता है। राजा दरअसल सुप्रिया को घर की नौकरानी के लिए लेकर जाता है, क्योंकि उससे घर का काम नहीं हो पाता है और फिर वो ऑफिस के लिए लेट हो जाता था। राजा 2 दिन बाद जब ऑफिस जाता है तो ज्योति पूछती है, क्या बात है, तुमने 2 दिन की छुट्टी क्यों ली थी और मुझे बताया भी नहीं? वो मेरी तबीयत खराब थी ना, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। राजा बेबी, मुझे बता दिया होता तो मैं तुम्हारे पास आ जाती। तुम्हारे घर में तो कोई भी नहीं है तुम्हारे देखभाल के लिए। ये सब बात छोड़ो, आज शाम को हम कहीं बाहर घूमने चलेंगे, आज बहुत अच्छा मौसम है। हाँ ठीक है माय फ्रेंड्स। ज्योति को बिल्कुल भी नहीं पता था कि राजा शादीशुदा है और राजा भी अपनी असलियत नहीं बताता था, क्योंकि उसको डर लगता था कि कहीं ज्योति गुस्सा न हो जाए। शाम को ऑफिस खत्म होने के बाद वो दोनों बाहर घूमने जाते हैं। सचमुच आज का मौसम बहुत ही ज्यादा अच्छा है, ठंडी ठंडी हवाएं, सचमुच बहुत ही रोमांटिक मौसम है। वैसे राजा, तुम 2 दिन ऑफिस नहीं आए, मेरा तो मन ही नहीं लगा। मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। मैं बहुत समय से तुमसे ये बात कहना चाहती हूँ, लेकिन कह नहीं पाती हूँ। हाँ हाँ बोलो, आज तो हमारे पास कितना समय है, तुम्हें जो बोलना है बोलो। सारे ऑफिस में सबको पता है कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम शादी कर ले। इससे पहले मेरी रेपुटेशन खराब हो और तुम्हारी भी। हमें अपने प्यार को सबके सामने लाना चाहिए। बताओ तुम क्या कहते हो? ज्योति, शादी की इतनी जल्दी क्या है, कर लेंगे हम बाद में। क्या तुम्हें शादी की कोई जल्दी नहीं है? अपनी उम्र तो देखो, बुढ़े हो जाओगे तब करोगी शादी क्या? मैं तो सिर्फ तुमसे पूछ रही हूँ। अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं किसी और से शादी कर लूंगी। अरे नहीं, मैं मना नहीं कर रहा, तुम तो बुरा ही मान गई। अच्छा ठीक है, हम जल्दी शादी कर लेंगे, लेकिन तुम मुझे थोड़ा सा समय दो। राजा ज्योति से ऐसा तो बोल देता है, लेकिन वो सोचता है वो ज्योति को सुप्रिया के बारे में कैसे बताएगा। दूसरी तरफ उसे ये चिंता खाई जाती है कि वो अपनी बीवी को जब ज्योति के बारे में बताएगा तो वो क्या करेगी। इसीलिए वो फैसला करता है वो सबसे पहले अपनी बीवी से बात करेगा। सुप्रिया, ओ सुप्रिया, इधर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। आपने मुझे बुलाया? बताओ क्या काम है? वो मैं कपड़े धो रही थी। देखो, तुम्हें तो पता है मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। माँ ने मेरी शादी तुमसे पता नहीं क्या सोच कर करा दी, लेकिन अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो तुम मुझे दूसरी शादी करने के लिए मना नहीं करोगी। राजा की बात सुनकर सुप्रिया उससे हाँ बोल देती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ राजा ज्योति के पास जाता है और बड़ी हिम्मत के साथ ज्योति को बोलता है, ज्योति, मैं तुम्हें बहुत समय से एक बात बताना चाहता था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं तुम्हें वो बात कैसे बताऊं। अरे बताओ ना, क्या बात है? ज्योति, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, लेकिन मैं अपनी पत्नी से बिल्कुल प्यार नहीं करता। वो काली कलूटी सी है, मुझे अच्छी नहीं लगती। वो तो माँ ने मेरी जबरदस्ती शादी करवा दी। मैंने अपनी पत्नी से बात कर ली है, अगर मैं तुमसे शादी करूँ तो उसे बिल्कुल ऐतराज नहीं है। राजा की ऐसी बात सुनकर ज्योति को बहुत गुस्सा आता है। वो आग बबूला हो जाती है, लेकिन जैसे तैसे राजा ज्योति को बहुत मनाता है, जिसके बाद वो शादी के लिए राजी हो जाती है। इसी तरह ज्योति और राजा की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। सुप्रिया, तुमने सारा सामान पैक कर लिया? अब हम शादी के बाद ज्योति के घर में ही रहेंगे। अरे भला ये क्या बात हुई? बहू घर में आती है, लेकिन आप तो खुद घर जमाई बनने जा रहे हैं। तुम अपना मुंह बंद करो और जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करो। राजा के ऐसा बोलने पर सुप्रिया अपना और अपने पति का सारा सामान पैक कर लेती है। शादी के बाद वो दोनों ज्योति के साथ रहने लगते हैं। सुप्रिया पूरे दिन घर का काम करती और अपने पति की सेवा में लगी रहती, लेकिन राजा फिर भी उसकी तरफ नहीं देखता था और वे उससे उल्टा बोलता था, ओ नौकरानी, जल्दी से मेरे लिए चाय बना ला। ऐसे ही रोजाना राजा सुप्रिया पर हुक्म किया करता, लेकिन सुप्रिया कुछ नहीं बोलती। वहीं दूसरी तरफ उसका पति पूरा समय ज्योति के आगे पीछे घूमता रहता। ऐसे ही एक दिन सुबह सुबह ज्योति सो रही होती है, तभी सुप्रिया सुबह उठकर पूजा कर रही होती है। उसके भजन की आवाज सुनकर ज्योति गुस्से में उठती है और बाहर आकर सुप्रिया से बोलती है, ओए तुझे दिखाई नहीं दे रहा हम लोग सो रहे हैं और तू सुबह सुबह उठकर भजन कीर्तन गा रही है?
बड़ी गवार है तू, अपने ये भजन कहीं और जाकर गाया कर। ज्योति ऐसा नहीं बोलते हैं, ये तो भगवान जी है, तुम ऐसा कैसे बोल रही हो? ज्यादा जबान चलाने की कोई जरूरत नहीं है, तू मेरे घर में रहती है, यहाँ जो मैं बोलूँगी वही होगा, वरना मैं तुझे इस घर से धक्के मार कर निकाल दूंगी। कमरे से राजा भी ज्योति की सारी बातें सुन रहा होता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है। दूसरी तरफ सुप्रिया बहुत दुखी होती है और वो ठान लेती है कि अब वो अपने पति को इस बदतमीज और घमंडी औरत से छुड़ा कर रहेगी। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। एक दिन ज्योति अपने पति राजा को शॉपिंग पर जाने के लिए बोलती है। तब ये बात बाहर से खड़ी सुप्रिया सुन लेती है। जिसके बाद शाम होते ही सुप्रिया पेट में दर्द का नाटक करती है और अपने पति के साथ दवाई लेने चली जाती है। डॉक्टर के पास बहुत समय लग जाता है, जिस कारण से ज्योति वहाँ पर इंतजार करती रहती है। जब सुप्रिया और राजा घर वापस आते हैं तो गुस्से में ज्योति बाहर खड़ी उन्हें देख लेती है और बोलती है, क्या बात है राजा, तुम तो कहते थे तुम अपनी पत्नी से प्यार नहीं करते हो, लेकिन देखो तुम तो उसे घुमाने में लगे हो। तुम्हें पता था ना हमें शॉपिंग पर जाना है, तो तुम इस चुड़ैल के साथ क्यों गए? ज्योति, मैं कहीं घूमने नहीं गया था, बल्कि सुप्रिया के पेट में दर्द हो रहा था, इसीलिए मैं उसे दवाई दिलाने के लिए लेकर गया था। अगर इसकी तबीयत खराब थी तो किसी नौकर के साथ भेज देते, तुम क्यों गए? भला मेरे होते हुए मेरी पत्नी किसी नौकर के साथ क्यों जाएगी? इस तरह राजा और ज्योति में बहुत बहस होती है। ऐसे ही सुप्रिया ज्योति और राजा के बीच में लड़ाई करवाया करती। ऐसे ही एक दिन सुप्रिया के मन में बहुत अच्छी तरकीब आती है, इसीलिए वो जानबूझकर चक्कर खाकर गिर जाती है। जिसके बाद ज्योति डॉक्टर को बुलाती है और सुप्रिया का चेकअप करती है। जिसके बाद डॉक्टर ने बोलती है, मुबारक हो, ये माँ बनने वाली है और अब मौसी। ऐसी बातें सुन ज्योति गुस्से से आग बबूला हो जाती है और बिना कुछ जाने सीधा राजा के पास जाती है और उसे थप्पड़ मारते हुए बोलती है, यू ब्लडी रास्कल, तुमने मुझसे कितना बड़ा झूठ बोला। अपनी पत्नी के साथ तुम रंगरलिया बनाते रहे और मुझसे शादी सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए की। पागल हो गई हो क्या तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की? तुम्हें तो लातों से मारना चाहिए, मैं तो तुमसे शादी करके फंस गई हूँ। वैसे भी तुम मेरे लायक नहीं हो, चीप कहीं के। हाँ, मुझे भी यही एहसास हो रहा है कि मैंने तुमसे शादी करके कितनी बड़ी गलती कर दी। जिस तरह से तुम बात कर रही हो इतनी ऊंची आवाज में, मेरी पत्नी ने मुझसे बात करने की सोची भी नहीं। आज तुमने मुझ पर हाथ भी उठा दिया। मैं बेवकूफ था जो अपनी पत्नी को नहीं समझ पाया। उसने हमेशा मेरा हर कदम पर साथ दिया। राजा के मुंह से सुप्रिया की इतनी तारीफ सुनकर ज्योति को गुस्सा आता है और बोलती है, तुम दोनों अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकल जाओ और दोबारा यहाँ पर आने की कोशिश मत करना, मैं तुम्हें जल्दी तलाक दे दूंगी। और हाँ, कल से ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है। ज्योति के ऐसा बोलने पर सुप्रिया और राजा ज्योति के घर से चले जाते हैं। तभी रास्ते में सुप्रिया राजा को रोककर कहती है, सुनिए, मैं आपके साथ अब और नहीं रहना चाहती। हमारा रिश्ता तो उस दिन ही खत्म हो गया था जब आपने दूसरी शादी कर ली। मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुम्हारे साथ कभी भी बुरा बर्ताव नहीं करूँगा। नहीं, मैं आत्मसम्मान के साथ जीना चाहती हूँ। आपके मुँह से मैंने अपने लिए बहुत कुछ सुना है, लेकिन अब मैं अकेली अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ। ऐसा बोलकर सुप्रिया वहाँ से चली जाती है। राजा निराश हो जाता है और उसे अपनी गलती का सबक मिल जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट कर जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे मजेदार इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।